तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर हमारा है यूनिट एंड डायमेंशन। इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये लेक्चर पूरे क्लास 11 का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो इस लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो ये ऐसा लेक्चर है जिसको लोग हल्के में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे या तो नीट में तो क्वेश्चन आना नहीं है, नीट में 0 से 1 क्वेश्चन आते हैं 5 साल में। ऐसा रहता है कि इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं हर 5 साल में रिपीटेड। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके जो यूजेस हैं पूरे फिजिक्स में ही आपको काम आएंगे। सो इस लेक्चर का वेटेज आपके नॉलेज का वेटेज है, समझ में आ रहा है ना। तो इस लेक्चर को आप बहुत ही ध्यान सुनिए और हल्के में तो बिल्कुल मत लेना। लोग सोचते हैं कि मुझे क्या करना, मुझे तो इस लेक्चर का आता है सब कुछ। ठीक है, तो इस लेक्चर की जब हम बात करते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब अपन यूनिट एंड डायमेंशन की बात करते हैं तो यूनिट एंड डायमेंशन से आपको क्या समझ में आता है। यूनिट एंड डायमेंशन यानी कि किसी भी चीज़ को मापने की इकाई यूनिट कहलाती है। ठीक है, तो हम लोग उसको किस में नापते हैं, या तो हम लोग अभी तक स्टैंडर्ड यूनिट्स हम जो सुनते हैं वो हमारा होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। तो जैसे कि हम लोग किसी की मास जो होता है, मास यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी एनीथिंग, मतलब जो भी आपके आसपास दिख रही हो वो सब हमारी होती है फिजिकल क्वांटिटी। आपके चारों तरफ जो भी चीज़ जो जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं वो हमारी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग लिखिए, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, मेजर किसको किसको कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मेजर किसको कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन फिर से लिखो ना। डेफिनेशन क्या है, एनीथिंग दैट वी कैन मेजर इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को अपन जो भी अपन मेजर कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जान जाते हैं। जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे हो गया हमारा मास। ठीक है, लेंथ, लेंथ को अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लेंथ, ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। ठीक है, टाइम हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हो गया। इन सबको अपन मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि सबकी यूनिट होती है। ठीक है, तो इस जिसको भी अपन मेजर कर सकते हैं उसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी किस में आती है, यूनिट सिस्टम में। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम हमारे कौन कौन से होते हैं, पहला मास, लेंथ, टाइम हमारे जो होते हैं ये यूनिट सिस्टम के रेफरेंस होते हैं। जो अब यूनिट सिस्टम हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, अब हेडिंग डाल लीजिए यूनिट सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम समझने के लिए आपको समझना होगा कि हमारा मास, लेंथ एंड टाइम को रिप्रेजेंट किस में किया जाता है। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम अपन डाल लेंगे हेडिंग। ठीक है, तो यूनिट सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो जैसे कि हम यूनिट सिस्टम में, अब पहले पूरे नोट्स बनाइए अच्छे से। तो लेंथ एक तरफ डाल लीजिए जी, लेंथ हो गया, मास हो गया। ठीक है, लेंथ हो गया, मास हो गया एंड हमारा हो गया टाइम। यही चीज़ें, 3 चीज़ें अपन मेजर पूरी देखा जाए तो हमारे आसपास चारों तो तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं हम इसको मेज़र करते हैं। तो इसको मेज़र करने के लिए साइंटिस्टों ने कुछ यूनिट्स बनाई जिसको अपन यूनिट सिस्टम में पढ़ते हैं। तो उसको यूनिट सिस्टम की बनाने की, उसको मेज़र करने के लिए कुछ जो हमारे सिस्टम बने, यूनिट सिस्टम बनी और जो यूनिट्स बनी उन चीज़ों को अपन इसमें पढ़ते हैं। जैसे कि हमारे चारों तरफ हमको किसी का प्लॉट नापना है, तो हमारे प्लॉट नापना है तो उसके लिए लेंथ की जरूरत पड़ेगी। तो लेंथ को किस में मेज़र करोगे, मीटर में मेज़र करोगे। अगर मान लो किसी कोई चावल खरीद रहा है, गेहूं खरीद रहा है दुकानदार से, तो उसको किस में मेज़र करोगे, तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, किलोग्राम में प्रदर्शित करोगे। ठीक है, अगर कोई टाइम है तो टाइम है क्या है, टाइम सेकंड में उसको मेजर करोगे। तो इसको हम लोग कहते हैं यूनिट सिस्टम। तो इसको करने के लिए हमारे साइंटिस्टों ने 3 टाइप्स के यूनिट सिस्टम दिए। पहला हमारा होता है MKS। ठीक है, MKS यूनिट सिस्टम। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं MKS यूनिट सिस्टम, MKS यूनिट सिस्टम। दूसरा कौन होता है हमारा FPS, FPS यूनिट सिस्टम, जिसको बोलते हैं फुल फॉर्म में FPS यूनिट सिस्टम, FPS यूनिट सिस्टम। ठीक है, तीसरा हमारा होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं CGS यूनिट, CGS यूनिट सिस्टम। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं CGS यूनिट सिस्टम। MKS यानी क्या होता है, मीटर, मीटर, इसको बोलते हैं किलोग्राम और इसको बोलते हैं सेकंड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फुट, फुट,
इसको बोलते हैं पौंड, इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है, फुट पौंड सेकंड। इसको क्या कहते हैं, सेंटीमीटर, इसको कहते हैं ग्राम, एंड इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे समय की यूनिट हमारी सेम रहती है, ठीक है। तो लेंथ को अपन मीटर में भी मेजर कर सकते हैं, फुट पे भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं। मास को अपन किस किस में मेजर कर सकते हैं, किलोग्राम में भी मेजर कर सकते हैं, पाउंड में भी मेजर कर सकते हैं, एंड ग्राम में भी मेजर कर सकते हैं। टाइम को किस में मेजर कर सकते हैं, सेकंड में, सेकंड, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी MKS, FPS एंड CGS यूनिट सिस्टम, जिसको अपन हिंदी मीडियम वालों के लिए भी मैं बता देता हूँ, CGS पद्धति के नाम से जाना जा सकता है। आप अपनी नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। अब जब अपन बात करते हैं एक SI यूनिट सिस्टम, अब इन सबको तो अब एक स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम बना दिया, क्योंकि अब जो सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो, समझ रहे हो, जो सिस्टम पूरी दुनिया में फॉलो, क्योंकि अब मान लो कहीं फुट की वैल्यू अलग है, ठीक है, कहीं कहीं कोई मास को अलग मान रहा है कि हमारे यहाँ भैया मास तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 कुछ ऐसे ग्राम होगा और एक्स्ट्रा कर ले, ठीक है। तो उससे बचने के लिए एक SI यूनिट सिस्टम बनाया गया, ठीक है, जो कि SI यूनिट सिस्टम ऐसा यूनिट सिस्टम होता है जो कि पूरे विश्व में एक ही तरह से लिया जाता है। उस SI सिस्टम की अगर बात करें तो उस SI यूनिट सिस्टम में, अगर एक और हेड डालिए, उस SI यूनिट सिस्टम में पूरे जो देश में फॉलो किया जाता है, उस SI यूनिट सिस्टम को अपन ने उसमें 2 कंपोनेंट्स आते हैं। पहला क्या आता है, 2 क्वांटिटी आती है, ठीक है, SI यूनिट सिस्टम में। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल SI यूनिट सिस्टम में फंडामेंटल क्वांटिटी एंड दूसरा होता है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है, एंड दूसरा होता है हमारा क्या, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। साथ साथ में नोट्स बनती जाने चाहिए, कोई भी गद्दारी नहीं करेगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी दी गई थी, वो हमारे कब दी गई थी, अगर मैं बोर्ड्स वालों के लिए भी बात करूँ तो मतलब जो तैयारी कर रहे हैं तो अच्छे से, तो उनके लिए मैं बता दूं 1971 में फंडामेंटल क्वांटिटी जो थी हमारी अप्लाई की गई हमारे, ठीक है, SI यूनिट सिस्टम के द्वारा। जो भी वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट में बैठे हुए लोग थे, उन्होंने बहुत सारी देशों के लोग आए, साइंटिस्ट आए, उन्होंने साथ में मिलकर बैठ के बांटा कि अब से हम कोई स्टैंडर्ड चीज़ें मानेंगे कि जो हमारा लेंथ होगा उसको हम इसमें मेज़र करेंगे, जो हमारा मास होगा उसमें मेज़र करेंगे, टाइम को हम इसमें मेज़र करेंगे। तो इसको साथ में बैठ के इन्होंने हमारा डिवाइड कर दिया। अब जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो हमारी कितनी होती हैं, 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं एंड 2 हमारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ होती हैं। अब ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी थी, इसकी अगर बात करें तो एक तरफ आप बना लीजिए फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा हमारी हो गई यूनिट, ठीक है, दूसरा हमारा होगा यूनिट, तीसरा हमारा होगा उसका सिंबल क्या दिया गया था। तो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डालिए फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन आती है, फर्स्ट नंबर पे हमारे क्या आता है, मास, ठीक है, मास। दूसरे नंबर पे आता है हमारा क्या, मास हमारा हो गया, लेंथ हो गया, तीसरा हमारा क्या हो गया, टाइम हो गया, मास लेंथ टाइम। तो इस चौथा हमारा क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया। पांचवा हमारा हो गया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के नाम से जाना जाता है, अमाउंट ऑफ। ये सबको याद होना चाहिए अच्छे से, तभी जाके पूरे आगे की फिजिक्स बनेगी। क्योंकि आपको अगर यूनिट एंड डायमेंशन का सिस्टम में नहीं आया, अगर आपको पता नहीं है कि मास को किस में लिखते हैं, मास को जैसे कि फॉर एग्जांपल की तरह मास को लिख दिए 5 किलोग्राम है, ठीक है, तो ये 5 हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, किलोग्राम क्या हो गई, हमारी यूनिट हो गई। तो ये यूनिट वगैरह आपको पता होना चाहिए, किलोग्राम को कैसे ग्राम में चेंज करते हैं, ये सब आगे आपको अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी सिखाऊंगा इस यूनिट में। बेसिक से 0 से एकदम पूरा चलेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, कहाँ थे हम लोग, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। छठवां हमारा हो गया इंटेंसिटी ऑफ लाइट हो गया, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, छठवां हो गया हमारा इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इसी चीज को अपन बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट को और क्या किस नाम से जाना जाता है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट को नाम से जाना जाता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब क्या बात करते हैं, सातवां हमारा कौन सा होता है, इलेक्ट्रिक
करंट, ठीक है। ये हो गया। अब मास को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? मास की अगर यूनिट की बात करें तो जो हमारी मास की यूनिट होगी वो हमारी होगी किलोग्राम। लेंथ को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? मीटर से। टाइम को अपन किससे करेंगे? सेकंड से, ठीक है। मास तो उन्होंने बता दिया कि मास को भैया किलोग्राम से करना। टेम्परेचर को बोल दिया उन्होंने केल्विन से करना, ठीक है। टेम्परेचर केल्विन से करना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैंडेला। कैंडेला से प्रदर्शित करना, ठीक है, कैंडेला। इलेक्ट्रिक करंट की इसको हो गई एम्पियर, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को अपन बोल देंगे एम्पियर में, ठीक है। तो एम्पियर में हमारे इसको प्रदर्शित कर दें। अगर हम लोग इसके सिंबल्स की बात करें तो किलोग्राम को अपन लिखेंगे, ये हमारा इसका सिंबल होगा। मीटर की बात करें तो मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। टाइम जो होगा सेकंड को हमारे एस से प्रदर्शित करेंगे। केल्विन को अपन किससे प्रदर्शित करेंगे? के से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। मोल को किससे प्रदर्शित करेंगे? मोल को मोल से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब कैंडेला, अब जो कैंडेला होता है, ठीक है, अब लोग बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट भाई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी फंडामेंटली क्वांटिटी है, ठीक है, जिसको आप किससे प्रदर्शित करेंगे? सी डी से प्रदर्शित करेंगे। मैं कुछ बताने वाला था जो कि अभी मैं नहीं बताऊंगा, वो कुछ देर से बताऊंगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें आता है एम्पियर को ए से प्रदर्शित कर सकते हैं या आई से प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें जिसको अपन कह सकते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा? कोई बोलेगा भैया हमें कैसे पता चलेगा कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? कैसे पता चलेगा भाई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसे है, ठीक है। कंडीशन क्या है आखिर फंडामेंटल क्वांटिटी होने की? कोई भी क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी कैसे हो सकती है, ठीक है। तो अब हमें, क्योंकि अब ये फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसी चीज़ है जो कभी बदलनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आसान करने के लिए साइंटिस्टों ने, अब हमें कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर बनानी है, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनानी है, अगर हमें कोई भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बनानी है तो हम वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कैसे बनाएंगे? इसके लिए साइंटिस्टों ने कुछ रूल्स दिए, जिस रूल्स की बात मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। तो साइंटिस्टों ने हमारे कुछ रूल्स दिए, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड साइंटिस्टों ने क्या दिए? साइंटिस्टों ने हमारे कुछ रूल्स दिए, जो कि रूल्स थे। तो अब यहाँ पे हेडिंग डालिए आप लोग। हेडिंग क्या डालेंगे अपन? अब हेडिंग डालेंगे कि कंडीशन कौन सी है, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होने की कंडीशन कौन कौन सी है? तो हेडिंग डालिए सब लोग। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होने की हेडिंग क्या है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब कंडीशन और कंडीशन टू डिफाइन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होने की कंडीशन क्या है? अब देखो, कोई भी साइंटिस्ट ने कुछ एलिमेंट्स लिए, एक एलिमेंट मान लो ये है फॉर एग्जांपल, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है। अब ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के रूल को कब फॉलो करेंगे? अगर हमको कोई फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इन तीनों एलिमेंट से मिला के बनानी है तो उसके लिए क्या रूल होने चाहिए जो हमारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को सपोर्ट करे, ठीक है। तो वो उसकी ये डेफिनेशन लेके पहली बात तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी जो होनी चाहिए वो हमारी, उसकी डेफिनेशन जो होनी चाहिए, डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? पहली बात तो डेफिनेशन होनी चाहिए वेल डिफाइंड, ठीक है। वेल डिफाइंड डेफिनेशन होनी चाहिए। इट शुड बी इन, क्या होनी चाहिए? इट शुड बी इनवेरिएबल होनी चाहिए। अभी इनवेरिएबल का मतलब बहुत लोग समझ नहीं पाते, ठीक है। पहले आप लोग लिखिए इट शुड बी इनवेरिएबल। इट शुड बी इनवेरिएबल। इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? कि इनवेरिएबल का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम लोग कि सर्दियों में अगर बात करें, अगर मान लो हम कोई जो हमारा टेलर वगैरह जो होते हैं जो कपड़े सिलते हैं, वो हमारे अगर वो एक मेटल की अगर स्केल को यूज़ करता है कपड़ों को नापने के लिए, लेंथ वगैरह को, तो वो लेंथ जो होती है ठंडी में कम बताएगी और गर्मियों में ज़्यादा बताएगी उसके लेंथ। तो भाई ये सब तो चीज़ें गड़बड़ हो गई। तो इट शुड बी इनवेरिएबल का मतलब क्या होता है? सॉरी, इट शुड बी इनवेरिएबल का मतलब होता है कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर उसको बनना है
तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, मतलब उसको टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमारी लकड़ी की स्केल, जो हमारे टेलर होते हैं वो लकड़ी की स्केल यूज़ करते हैं, इसीलिए यूज़ करते हैं, लकड़ी की स्केल यूज़ करते हैं वो इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि वो हर मौसम में, ठीक है पूरा लिखो, ताकि वो हर मौसम में सेम कलर, सेम जो हमारी लेंथ बता पाए, हर मौसम में सेम लेंथ बता पाए, ठीक है। हर मौसम में जब सेम लेंथ बताएगा तो वो लकड़ी की स्केल यूज़ करेंगे। अब तीसरी इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जो ईजिली अवेलेबल हो, ईजिली अवेलेबल हो मतलब आसानी से मिल जानी चाहिए। चौथी क्या होती है, इट शुड हैव कन्वीनियंस टू अस यूज़, ठीक है। अब यूज़ करने में उसको आसानी होनी चाहिए, मतलब कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए। इट, तो सब लोग लिखे इट शुड हैव कन्वीनियंस टू यूज़, ठीक है। तो मैं सीधे लिख देता हूँ कन्वीनियंस टू यूज़, ठीक है। इट शुड बी कन्वीनियंस टू, यानी कि यूज़ करना आसान हो, क्या हो, यूज़ करना आसान हो, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, अब हमने मान लिया, उसके पहले देखो अभी लोग बोलेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन, तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब लोग सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे फिजिकल क्वांटिटी की, ठीक है। तो हमने बात कर लिया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, हमने उसको तो बोल दिया एफ पी क्यू, ठीक है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोला। लेकिन हमने जब ये हमारी एसआई यूनिट में ही आती है, ठीक है, एसआई यूनिट में ही आती है, तो हमने इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों बोला, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं बोला, तो इसकी यही तो खास बात है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं होती, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्योंकि वो फिजिकल क्वांटिटी ही नहीं होती है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये केवल एग्जिस्ट ही नहीं करती, ये केवल हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखेंगे, this this is not a physical quantity, that's why we cannot written as फंडा, हम इसको नहीं लिख सकते, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नॉट रिटन एज सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है इसलिए हम लोग इसको सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी नहीं लिखते। डोंट यूज़, ठीक है, डोंट यूज़, ठीक है। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, अब ये इसका काम क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी तो हमने पढ़ लिया, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि ये केवल, ये हिंदी से लिख लो सीधे, ठीक है, ये केवल, मैं सीधे बता रहा हूँ, केवल अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ये केवल हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को समझने में हेल्प करती है, समझने में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। अब सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन से आते हैं, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हमारे आते हैं, पहला सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में हमारे आते हैं, पहला एंगल आते हैं, एंड दूसरा हमारा होता है एंगल होते हैं, एंड दूसरा हमारा होता है सॉलिड एंगल होते हैं, ठीक है, सॉलिड एंगल होते हैं। अब एंगल जो होता है, एंगल जिसको अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा से, एंड सॉलिड
सॉलिड एंगल की अगर बात करें तो इसको अपन प्रदर्शित करते हैं किससे, ओम से। जो अपन ओम नहीं पढ़ते हैं तो ओम से प्रदर्शित करते हैं। इसका ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, नॉट इन आवर सिलेबस। जो आईआईटी के बच्चे होते हैं, जो आईआईटी के बच्चे होते हैं वो इस चीज़ को पढ़ते हैं। और ये कहाँ पे काम आता है, ये सॉलिड एंगल का यूज़ हमारे फ्लक्स निकालने के काम में आता है। मैं सीधे बता देता हूँ आपको, आपके काम का नहीं है, फ्लक्स निकालने के काम में आता है, ठीक है, फ्लक्स निकालने का काम होता है। तो हमारे सिलेबस में केवल एंगल को बस पढ़ना है, ठीक है। तो एंगल अब थीटा बराबर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6वीं 7वीं से 6 7 से, कि आर का अपॉन रेडियस होता है, आर का अपॉन रेडियस होता है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, पहली बात तो दोनों की एसआई यूनिट पढ़ लो। दोनों की एसआई यूनिट होती है, एंगल की एसआई यूनिट होती है, क्या होती है, रेडियन। रेडियन एंगल की एसआई यूनिट होती है रेडियन, एंड सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है स्टेरेडियन। एसआर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, स्टेरेडियन। इसको किसको बोलते हैं, रेडियन से। इसको बोलते हैं एसआर रेडियन से। इसकी यूनिट कैसे करते लिखते हैं, रेडियन से। अब अगर बात करें, जब भी, ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है, जब भी आपन एंगल को एज आ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी यूज करते हैं तो एंगल को डिग्री में सॉल्व नहीं करते हैं, रेडियन में सॉल्व करते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर एंगल को किस में नहीं करना है, डिग्री में नहीं सॉल्व करना है। किस में सॉल्व करना है, रेडियन में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। एंगल को हमेशा, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो एंगल को डिग्री में सॉल्व नहीं करना है, एंगल को हमेशा किस में सॉल्व करना है, एंगल को हमेशा रेडियन में सॉल्व करना है, ठीक है। एंगल को हमेशा किस में सॉल्व करना है, रेडियन में सॉल्व करना है, ठीक है। अब फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें तो हमें तो पता चल गया पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी, अब पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी की क्या डेफिनेशन होती है, जो अभी अपन ने पढ़ लिया है। तो वही हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि जो हमारी टेम्परेचर पर डिपेंड करे वो हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई। फिजिकल क्वांटिटी हमें बनाना है तो पहली बात तो वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, दूसरी बात तो वो इनवेरिएबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात हमारी हो जाती है इजिली अवेलेबल होना चाहिए, चौथी बात हमारी हो जाती है इट शुड हैव बी कन्वीनियंट टू यूज होना चाहिए, ठीक है। ये बात को आपको हमेशा याद रखना है। अब बात करते हैं, अगर अपन बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, अगर अपन अब बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी में हमारे कौन कौन आते हैं, फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहले हमारे आते हैं, अगर मैं बात करूं फिजिकल क्वांटिटी की, तो फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो पहले हमारे कौन से आते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसके फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और यहाँ पे बना दो डिंग 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 डिंग, एंड ये हमारा हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसको कोई ये मत पढ़ लेना भाई पी के क्यों आयो पी के क्यों आना नहीं पढ़ना इसको, ठीक है। तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी क्यों, तो कोई समझ ले कि स्केल से पी के क्यों मारा, ऐसा कुछ समझ ले तो फालतू बातें होती रहेंगी। चलो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भी नशा नहीं करना, ठीक है। नशा करना बहुत बुरी बात होती है भाइयों, मानो नशा नहीं करना चाहिए ठीक है। कभी कभी मोदी जी की आत्मा घुस आती है। मित्रों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी ओनली है मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो कि जिसमें ओनली है मैग्नीट्यूड, जिसमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कौन होती है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड एंड क्या होती है, यूनिट होती है, मैग्नीट्यूड यूनिट होती है। फॉर एग्जाम्पल 5 किलोग्राम हमारे पास एक एग्जाम्पल है, तो ये हमारी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी तो है लेकिन ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसमें मैग्नीट्यूड भी है हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है एंड किलोग्राम जो कि हमारे यूनिट को दर्शाता है, तो हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है, यूनिट भी है। अब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड यूनिट एंड डायरेक्शन भी होती है, उसको अपन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि अगर किसी, मान लो फॉर एग्जांपल
तुम्हारी गर्लफ्रेंड या तुम्हारी क्रश जो होगी उसका पता तुम्हें नहीं है, तुम किसी से दूसरे से बोलोगे अपने दोस्त से, तो वो बोल देगा भैया इस कॉलोनी में 10 मीटर की रेंज में वो रहती है। अब 10 मिनट की रेंज में है तो भैया 10 मीटर की रेंज में तुम तो पूरी कॉलोनी के चक्कर मार दोगे, लेकिन वो 10 मीटर की रेंज में किस तरफ है, तो उसको दिखाने के लिए 10 मीटर तो तुमको पता चल गया, 10 मीटर हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई, ये 10 हमारी मैग्नीट्यूड होगा, ये हमारी मीटर। लेकिन वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन का रोल होता है, ठीक है, डायरेक्शन का रोल होता है। जब तक तुम्हारा दोस्त नहीं कहेगा भाई 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, ठीक है, 10 मीटर ईस्ट जाना है, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर ईस्ट जाना है, 10 मीटर वेस्ट जाना है, ठीक है। तो अगर तुम्हारा दोस्त डायरेक्शन नहीं देगा तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम्हारी जानू सोना बाबू का घर कहाँ पे है, ठीक है। तो वो इस चीज़ में डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें लिख लो, जैसे फॉर एग्जांपल लिख लो कुछ 5 मीटर ईस्ट, 5 मीटर ईस्ट, तो 5 हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया, यूनिट हो गई, एंड ईस्ट हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। राइटिंग के लिए सॉरी, लेकिन आप लोग लिख लेना, ठीक है। अब कोई बोलेगा, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में अभी हमने पढ़ा था, यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था। अब कोई बोलेगा कि भैया इलेक्ट्रिक करंट भी तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब बोलेगा कोई इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, मैंने जैसा बोला, क्या बोलेगा भाई, इलेक्ट्रिक करंट जो है, लोग बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक करंट में भी तो भाई डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, बताओ, और यूनिट भी है। जैसे कि हम बोल रहे हैं, ठीक है, इतने एम्पियर की डायरेक्शन पे हमारे लिए निकल गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी क्यों नहीं है, तो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी तभी हो सकती है जब भी कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी बनना चाहती है, तो उसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या होता है, इसके लिए एक रूल होता है, उसके लिए इट शुड ओबे इट शुड ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन रूल को उसको फॉलो करना पड़ेगा। जब तक कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो इसके एक्सेप्शन में क्या लिख दो, एक्सेप्शन में क्या हो गया, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करती, ठीक है। अब फंडामेंटल क्वांटिटी को अपन और कैसे डिवाइड कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अपन देख सकते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को अपन किस में डिवाइड कर सकते हैं, फंडामेंटल, पहली बात तो फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी समझ में आ गया ना, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड फिजिकल क्वांटिटी वही होगी जो कि हमारे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को मतलब, ठीक है, समझ गया ना, स्केलर भी हो सकती है, वेक्टर भी हो सकती है, एंड फंडामेंटल है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारी क्या है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करना चाहिए, इनवेरिएबल होनी चाहिए, ठीक है, यही सब जो अपन ने पढ़ा है। तो बार बार रिवाइज करते रहने से ये रहता है, मैं इसीलिए बोलता हूँ बार बार कि ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, या इसको अपन क्या बोलते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस फिजिकल क्वांटिटी बोला क्योंकि ये हमारी होती है सेल्फ डिपेंडेंट होती है, सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब इनको बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनको अपने आप को प्रूफ करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। जैसे कि हमारी जो स्पीड वगैरह होती है वो हमारा किस किस से बना होता है, जैसे हम लोग अपन बात करें स्पीड की, अगर बात करें तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड को अपन को अगर डिफाइन करना है तो अपन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोलना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को अगर बोलना है तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बोलोगे, तो यहाँ पे हमारे डिस्टेंस की भी जरूरत पड़ी, डिस्टेंस जो कि हमें फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम की भी जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटी नहीं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं हो सकती। अगर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होना है तो ये सेल्फ डिपेंडेंट होती है, यानी कि ये खुद में ही डाउन होती है, ठीक है, यानी कि
खुद ही बस होती है। इसको डिफाइन करने के लिए किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती। अब फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद अपन बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बाद अपन बात करते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जो डिपेंड करती हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो लिख दो सीधे, डिपेंड करती हैं डिपेंड ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल हमारा हो गया स्पीड, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो गया हमारा स्पीड, इसमें क्या हो गया मास, ठीक है। मास लेंथ जो हमारी होती है, जो सेल्फ डिपेंडेंट होती है, वही सब इसमें एग्जांपल में आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, होप्स आपने ये सब लिख दिया है, ठीक है। अब इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज अगर इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर इसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की अगर बात करूँ मैं, तो हमारे होती हैं प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी। इसको भी आप साइड में लिख लो, ठीक है। कुछ हमारी होती है प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी। प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि जो हमारी प्रैक्टिकली हमारे यूज़ की जाती हैं, जैसे कि हम लोग हर बार किलोमीटर में नहीं यूज़ कर सकते हर चीज़ को, तो वो प्रैक्टिकली बोली जाती है पूरी दुनिया में, तो उसको बोलते हैं प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हमारा अपन यूज़ करते हैं 1 माइल, रास्तों को नापने के लिए 1 माइल, तो 1 माइल इक्वल टू होता है 1.6 किलोमीटर। 1 माइल इक्वल टू या 1 मील इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। अब जैसे टेम्परेचर को भी हमेशा कुछ टेम्परेचर की यूनिट स्टैंडर्ड है, मतलब स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। सीधे सीधे अपन बोल देते हैं कि 49 डिग्री सेल्सियस, तो ये भी हमारा प्रैक्टिकल फिजिकल क्वांटिटी में आता है। सीधे अपन वो टेम्परेचर डिसाइड कर देते हैं 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो होप आपको यहाँ पे यूनिट तक में आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम। इसके बाद अपन बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन की यूनिट तो आपको पता चल गई। अब डायमेंशन की किसको बोलते हैं, जैसे कि एनीथिंग, ठीक है। एनीथिंग विच इज applied as the power of fundamental physical quantity या बेस फिजिकल क्वांटिटी, उसको अपन बोलते हैं डायमेंशन। यानी कि जो भी हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर जो भी पावर लगी होती है, उसके ऊपर भी जो भी पावर लगी होती है, उसके ऊपर भी जो भी, मान लो कोई हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये है, उसके ऊपर ये कोई पावर लगी है, तो उसको अपन बोलते हैं डायमेंशन, ठीक है। उसको अपन किसके नाम से जानते हैं, डायमेंशन। एनीथिंग which is applied as a power of the fundamental physical quantity is known as dimension, ठीक है। ठीक है, इसको या फिर बोर्ड की तरह डेफिनेशन की तरह भी लिख देते हैं। तो डेफिनेशन आप लोग लिखिएगा, मैं बोल देता हूँ, ठीक है। डेफिनेशन क्या होती है, द पावर, अच्छे से डेफिनेशन लिख लो, द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी, या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी के नाम से जानते हैं। द पावर रेज्ड ऑन फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटी आर नोन एज डायमेंशन, ठीक है। इसको अपन डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं, ठीक है। डायमेंशन को क्या हो गया, जैसे कि हमारी हो गई फॉर एग्जांपल, डायमेंशन कैसे प्रदर्शित करना है, जैसे हमारी एग्जांपल क्या हो गई, स्पीड, ठीक है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इक्वल टू हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को किससे लिखते हैं, v से दर्शाते हैं, और हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है जब भी डायमेंशन लिखी जाती है। डिस्टेंस को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं l से, एंड टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से, ठीक है। तो इसके भी चारों तरफ डब्बा मार दो, ठीक है। अब अगर हमको इसकी डायमेंशन लिखनी है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन अगर हमको लिखनी है, तो l को अपन किससे प्रदर्शित, अब इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, m l एंड t के फॉर्म में, यानी कि मास लेंथ टाइम के फॉर्म में प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। सॉरी, मीटर, हाँ सही है भाई, MLT मास लेंथ एंड टाइम के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को जो बोलते हैं, अगर अपन इस चीज़ की बस बात करें, तो इसको फिर किसके नाम से जानते हैं, इसको नाम से जानते हैं डायमेंशन फार्मूला। इसको बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला, एंड इसको अपन बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं डायमेंशन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, डायमेंशन
इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, डायमेंशन इक्वेशन बोलते हैं। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, ठीक है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं कुछ, जिसको अपन लिखते हैं, ठीक है, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। डायमेंशन समझने के लिए कुछ हमारे पास इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। अब ठीक है, ओनली इसमें लिखे होगा आप लोग, ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन एडेड और सब्सट्रैक्टेड, यानी कि हम लोग केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। पहला रूल क्या होता है, केवल सेम फिजिकल क्वांटिटी को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को, सेम फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं सेम फिजिकल क्वांटिटी को। यानी कि अगर मान लो ये कोई एक्स फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन किलोग्राम है, ठीक है, और इसकी भी डायमेंशन जब तक किलोग्राम नहीं होगी तब तक अपन इसको ऐड नहीं कर सकते। जब ये दोनों किलो, ये भी किलोग्राम है ये भी किलोग्राम है, तब अपन इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ओनली सेम फिजिकल क्वांटिटी कैन एडेड और सब्सट्रैक्टेड, ठीक है, ठीक है। यानी कि जो डायमेंशन फॉर्मूला एक्स का होगा, इस एक्स का भी वही डायमेंशन फॉर्मूला होगा। यानी कि एक एग्जांपल की और बात करें, मान लो कोई हमारे पास, एक हमारे पास एक्स है एंड दूसरी हमारी क्या है, यूनिट है वाई है। इन दोनों को अपन को जोड़ना है, इन दोनों को अपन को जोड़ना है और क्या बनाना है, एक्स वाई। तो ये एक्स वाई तभी बनेगा जब इसकी डायमेंशन सेम होगी, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला, इसका डायमेंशन फॉर्मूला एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, इन दोनों को डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, इन दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लो, बी टी, क्या लेंगे, एक एग्जांपल और की अगर बात करें तो बी टी माइनस सी एक्स, ठीक है, इसको अपन को घटाना है। तो बी टी माइनस सी एक्स तभी होगा जब बी टी की डायमेंशन फॉर्मूला सी एक्स के इक्वल हो, तभी इन दोनों को अपन प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, यहीं पर लिख लो आप लोग, नीचे आराम से बढ़िया से अच्छे से लिखते रहना। जब भी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो हमें न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल क्या, अच्छे से सुनो फिर से, जब भी, वेन एवर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी आर मल्टीप्लाई और डिवाइडेड वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, वी गेट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर देखें तो एक्स और वाई को हमें गुणा करना है या मल्टीप्लाई, भाई गुणा करना है या भाग करना है, भागाकार करके गुणा करना भाई साहब, तो भागाकार करके गुणाकार करना है। तो अगर इन दोनों को हम लोग भाग और गुणा तभी दे सकते हैं, ठीक है, मतलब इन दोनों को अगर ही इन दोनों मल्टीप्लाई होते, हो सकता है कि हमें कुछ दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल जाए। जैसे कि अगर हम लोग मास, फॉर एग्जांपल हम मास और एक्सेलरेशन को गुणा करते हैं तो हमें फोर्स मिल जाता है, यानी कि हमें न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिल गई ना। तो ये हमारी आ गई, दूसरा रूल हो गया, इंपॉर्टेंट रूल ऑफ कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमें न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, न्यू फिजिकल क्वांटिटी हमें मिल जाती है। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे स्पीड हो गया। स्पीड हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, स्पीड हमारा हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, ठीक है, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया हमारा स्पीड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, जब हम लोग डिस्टेंस और टाइम को सब वो किए, क्या किए, सब्सट्रैक्ट किए, ठीक है, सॉरी, जब हम लोग इसको क्या किए, डिवाइड किए, तो हमें स्पीड मिली, ठीक है, ये हमारी हो गई स्पीड मिली। तो ये हमारी हो गई दूसरा रूल हो गया। यानी कि पहला रूल में क्या हमने पढ़ा, पहले रूल में हम लोग पढ़ते हैं कि हम लोग सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सेम फिजिकल क्वांटिटी को गुणा भाग नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं तो वो सेम ही, वही रहेगा, ठीक है। तब कुछ एक्सेप्शन होते हैं लेकिन मोस्टली नहीं करते, ठीक है। अब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी को जब अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं तो हमें न्यू फिजिकल क्वांटिटी मिलती है। और तीसरा रूल क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लॉगरिदमिक फंक्शन, लिख लो, ऑल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन
लॉगरिदमिक फंक्शन, मैथमेटिकली कांस्टेंट, ठीक है, अपन मैथमेटिकली कांस्टेंट ही बोलते हैं, हाँ, मैथमेटिकली कांस्टेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, ठीक है। तो जितने भी मैथमेटिकली कांस्टेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं और लॉगरिदमिक फंक्शन, यानी कि जो x की पावर ऐसा पढ़ते हैं ना, x माइनस बी टी, टू टी ऐसा पढ़ते हैं ना, 2t-3 ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना। तो जितने भी लॉग ऐसा पढ़ते हैं ना, लॉग एक्स वाई ऐसा कुछ पढ़ते हैं ना, जितने भी लॉगरिदमिक फंक्शन होते हैं वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, यानी कि डायमेंशन लेस होते हैं, उनकी डायमेंशन क्या होती है, 0 होती है। डायमेंशन उनकी क्या होती है, डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें अगर कि डायमेंशन लेस होते हैं, अब एक क्वेश्चन की बात करते हैं और अपन इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। एक क्वेश्चन जैसे अब आपको बताना है डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालना है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बताना है व्हाट वुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला, व्हाट शुड बी द डायमेंशन फॉर्मूला। तो क्या इसका क्वेश्चन है f इक्वल टू a अपॉन एक्स प्लस बी टी ले लेते हैं, चलो बी टी, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि a एंड जो b है उसकी डायमेंशन क्या होगी, a एंड b की डायमेंशन क्या होगी, ठीक है, a एंड b की डायमेंशन क्या होने वाली है। अब आपको बताना है a एंड b की डायमेंशन क्या होगी। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ml2t-2, इसका a के लिए ये है एंड b के लिए ये है, ठीक है, ml2t-2, mlt-3, दूसरा क्या हो गया ml2t-2 एंड रख लो mlt-3, तीसरा रख लो ml2t2 एंड mlt-3, चौथा क्या होगा नन, ठीक है। अब आपको बताना, तो मैं सीधे पहला क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लो, ठीक है। अब हमें पता है, कैसे हमें पता है, जो सेम फिजिकल क्वांटिटी को अपन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ये a है तो इसकी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, इसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, इसकी भी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी एंड इसकी फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी, यानी कि अपन ऐसा लिख सकते हैं f इक्वल टू a अपॉन एक्स इक्वल टू बी टी। इसको अपन किसके नाम से जानते हैं, लॉ ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, होमोजेनिटी, इसको अपन लॉग ऑफ होमोजेनिटी या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यानी कि अपन सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड एंड सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, हमें पता है। अब हमको a की डायमेंशन निकालनी है, a की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, तो a इक्वल टू अपन लिख सकते हैं f इंटू एक्स, ठीक है। तो f इक्वल टू हमें पता है क्या होता है, ma होता है, तो ma को अलग रख लो, ठीक है। x क्या हो गया, हमारी लेंथ हो गई, ठीक है। तो x हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई। डिस्टेंस को x में लिखते हैं ना, तो वही डिस्टेंस को अपन बोल दिए l, ठीक है। तो अब इसकी बनाओ, ma को क्या लिख सकते हैं, अब ma जो हमारा f होता है, ठीक है। अब ma को क्या लिख सकते हैं, तो m को लिख सकते हैं मैं भी सॉल्व करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो ma को अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ma, तो m को m लिख दो, और एक्सीलरेशन को क्या होता है, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, एक्सीलरेशन होता है हमारा वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है हमारा, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस, वेलोसिटी हमारा होता है क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम तो वो होता है स्पीड स्कूल, ठीक है। तो टी पहले से था, एक टी, दूसरा टी आएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या होगा m इंटू डिस्टेंस को किससे प्रदर्शित करेंगे, l से, अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर ऊपर ला के देखेंगे तो क्या बन जाएगा, m l t स्क्वायर, तो ये हमारी ये आ गई, ठीक है। तो ma को क्या लिख देंगे, m l t स्क्वायर, ठीक है, इंटू करेंगे, l पहले से हमारे पास था, तो हमारे पास आ जाएगा ml2 t की पावर 2, तो हमारा a की वैल्यू आ गई ml2 t
-2, जो कि हमारा किस में है, ऑप्शन नंबर इसमें भी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 में है। अब आपको सीधे पता चल गया आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। अब अपन निकालते हैं बी को। बी को कैसे निकालेंगे, बी इक्वल टू क्या होगा, बी इक्वल टू निकालो भैया, बी इक्वल टू होता है तो एफ के बराबर ही है, तो एफ इक्वल टू बी टी हमें दिया हुआ है, यानी जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन टी, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन टी। अब एफ इक्वल टू एम ए होता है, तो एम की अगर एक्सेलरेशन हमें पता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है, एम एल टी टू हो जाएगा, ठीक है। एफ तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें पता, सॉरी एम ए हो गया, ठीक है। एफ इक्वल टू एम ए, अब एक एम ए की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। तो एम ए होता है एम एल टी टू, और टी की वैल्यू की जाए ये है, ठीक है, ठीक है। एम एल टी -2, सॉरी यहाँ पे -2 था, -2 यहाँ पे होगा, टी ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। तो एम एल -2 हो जाएगा, अपॉन में टी आएगा। अब टी वापस से जाएगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, एम एल -3, एम एल -3, तो हमारा ऑप्शन ये आ गया। तो अगर आपको हमारा पहला लेक्चर पसंद आया तो अब नेक्स्ट होमवर्क मैं आपको दे देता हूँ, क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना है। लिख लो आप, v इक्वल टू ए ई की पावर -bt। याद रखना जो मैंने एक्सेप्शन में बताया है वही आएगा, डायमेंशनलेस वाला, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने हिंट दे दिया, अब आपको बताना है a इक्वल टू क्या होगा, ए की डायमेंशन क्या होगी एंड बी की डायमेंशन क्या होगी, सॉल्व करके आना है। थैंक यू, और हाँ रिवाइज करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय श्री गणेश, जय माता दी, जय श्री राम।